नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। हमारे इस चैनल पर हमारे इस चैनल के ऊपर साथियों हम तैयारी करवाते हैं NTA UGC नेट JRF। तो NTA UGC नेट JRF के साथ साथ आप साथियों हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। PGT TGT फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, KVS, DSSB इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने के लिए साथियों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उनके माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मिनिमम विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं साथियों। और उसके साथ साथ कम से कम टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ साथियों, वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी सभी को पता होगा हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है साथियों। MCQ की सीरीज चल रही है हमारी, तो MCQ करके हम बारी बारी करके MCQs के ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपनी तैयारी आप अच्छे से और स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो था आपके लिए छोड़ा था हमने, वो था लास्ट वीडियो में कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, उसका क्या नाम था। आपके सामने 4 ऑप्शंस थे, अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य और नैमिषारण्य। तो उसका राइट आंसर जो था साथियों वो था ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य। ठीक है, तो और आज का हमारा साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 82 है। 81 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 82। और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो है 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहां चरक संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह स्थित था, कहाँ स्थित था बताइए। ए वाराणसी में, बी नालंदा में, सी वल्लभी में, या तिरुवाडुतुरई में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में पूछ चुका हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया था प्राचीन शिक्षण संस्थान नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, मिथिला, जगदला वगैरह जो यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, वहाँ पे मैं बता चुका था। तो जरा देखते हैं कितने लोगों को याद है या ऐसे चल रहा है मामला। हालांकि नेट का आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे साथियों क्या हुआ था कि भारत 1121 ईस्वी में चोल साम्राज्य में चोलों का एक चोल राजवंश में एक अभिलेख मिलता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक संस्थान था। ठीक है, एक जगह पर एक संस्थान था जहाँ पर चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई होती थी, जिनमें कि प्रमुख थे चरक संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदय। वाग्भट देखिए महर्षि वाग्भट ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रहम। ये संस्कृत में लिखी हुई है। अष्टांग, ये जो महर्षि वाग्भट थे वो महर्षि चरक के शिष्य थे। तो बताइए जरा इसका जो राइट आंसर है साथियों वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवाडुतुरई। देखिए साथियों, दक्षिण भारत में 2 प्रमुख संस्थान थे मध्यकाल में, 12वीं 13वीं शताब्दी में। तिरुवाडुतुरई जहाँ पर अष्टांग चिकित्सा शास्त्र ग्रंथों की पढ़ाई होती थी, और ऐसे ही एक दूसरा संस्थान था जो था तिरुवाडुरई। तिरुवाडुतुरई और तिरुवाडुरई में थोड़ा सा ही अंतर है, वहाँ पर अष्टाध्यायी यानी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी की पढ़ाई होती थी साथियों। एक प्रकार से व्याकरण शास्त्र की पढ़ाई होती थी वहाँ पर। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या अरब यात्री सुलेमान जो कि 852 ईस्वी में आया था के निम्न कथन पर विचार करें। अरब यात्री सुलेमान की बात हो रही है साथियों, ध्यान दीजिए। उसका राज्य जीव की आकृति के समान है, उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अश्व सेना अद्वितीय है। अश्व मतलब घोड़ों की सेना, अद्वितीय हॉर्स, और वह अरबों का शत्रु है। आगे न वही बात साथियों, अरबों का शत्रु वर्ड आते ही आपके सामने तुरंत क्लिक होना चाहिए कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो। भारतीय उपमहाद्वीप में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। सुलेमान का उपरोक्त कथन किस राजवंश से संबंधित है बताइए।
पाल, परमार, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, उसमें घुमा करके पूछा था कि अरबों का शत्रु किसे कहा गया है। सुलेमान किसके बारे में उल्लेख करता है? किसी यात्री ने कहा था कि अरबों का शत्रु है वो राजा, कौन सा राजा, कौन सा राजवंश से संबंधित था? तो साथी वो था राष्ट्रकूट से संबंध रखता था। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। क्लियर? आगे चलते हैं। तो जरा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 84, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास अधिकांशतः किसके यात्रा विवरण पर आधारित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कि अलेक्जेंडर ने जो खुदाई वगैरह की थी वो किसके यात्रा विवरणों के आधार के ऊपर उसने खुदाइयाँ शुरू की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम आपको पता होना चाहिए साथियों, जनक थे किसके? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आयोग के 1861 में। तो ऑप्शन है हमारे सामने वेनसांग, फाहियान, चाओजुकुआ या इत्सिंग। ए वेनसांग, बी फाहियान, सी इत्सिंग, डी चाओजुकुआ। तो बताइए जरा कौन सा किसके यात्रा विवरण पर आधारित थे उसके प्रयास जो थे, वो उसने खुदाई किसको, किसकी स्टडी, किसकी राइटिंग्स को देख करके उसने खुदाई शुरू की थी और वहाँ से स्थलों का, प्राचीन स्थलों का पता लगाया था। इसका राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, वेनसांग। ठीक है, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई साथियों। 83 क्वेश्चन में जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रकूट नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिहार, प्रतिहार शासक था। को ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जरा बताइए रंभा मंजरी नाटक के लेखक थे, कौन थे रंभा मंजरी नाटक के लेखक? जयचंद्र, राजशेखर, दंडी या जयदेव? रंभा मंजरी नाटक के राइटर जो थे, लेखक जो थे वो कौन थे? जयचंद्र थे, राजशेखर थे, दंडी थे, महाकवि दंडी भी बोल देते हैं इनको, या जयदेव थे? कौन थे? इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन 85, क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए, जयचंद्र। रंभा मंजरी नाटक जो लिखा गया था साथियों वो उसके राइटर जो थे वो जयचंद्र थे। क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? बहुत ही आसान, 10+2 का लड़का जिसने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ी होगी, वो भी बता देगा इसका आंसर। और जिसको ये आंसर नहीं पता ना साथियों, स्पष्ट बोलता हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, उसे पानी में डूब मरना चाहिए जिसका ये क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो। जरा बताइए कौन थे लीलावती के लेखक? रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन या भास्कराचार्य? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, टाइम खराब नहीं करेंगे। इसका जो राइट आंसर वो है साथियों ऑप्शन नंबर डी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की साथी पुत्री थी लीलावती, जो जिन्होंने कि उनके भास्कराचार्य ने अपनी बेटी के नाम से एक ग्रंथ लिखा था लीलावती, गणित की पुस्तक है ये। इनके बारे में ये कहा जाता है, कहावत है कि ये पेड़ों के पत्ते तक गिन लेती थी, इतनी जो है विदुषी महिला थी। कहीं कहीं इनका उल्लेख इनकी बेटी के बजाय इनकी पत्नी के रूप में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का, इतिहासकारों का मानना है कि उनकी बेटी ही थी। ये वाद संवाद के माध्यम से लिखी गई पुस्तक है कि इसमें पहले भास्कराचार्य क्वेश्चन पूछते हैं
श्लोकों के माध्यम से संस्कृत में, और फिर खुद ही उन्हीं का उत्तर देते हैं अपनी बेटी को समझाते हुए। इस रूप में लिखी गई है ये पुस्तक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जरा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र जो थे वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा में रहते थे, मतलब कौन सा राजा था जिसके वो राज दरबार में थे? ऑप्शन ए अमोघवर्ष, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी अर्णवराज, या ऑप्शन नंबर डी विद्याधर। इसका राइट आंसर है जो है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी कुमारपाल। कुमारपाल जो राजा हुए थे उनके राज दरबार में थे कौन? जैन विद्वान हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? यानी कि किसने एक नया संवत चलाया था, नया साल, कालगणना की नई शुरुआत की थी? कौन सा वो शासक था जिसने कालगणना की नई शुरुआत की थी? जैसे कि शक संवत, विक्रम संवत, कोल्लम संवत, इसी प्रकार से गुप्त संवत है। कौन सा राजा था जिसने नए संवत चलाने की शुरुआत की थी? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजयसेन, डी लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताइए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का साथियों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को जाता था, लक्ष्मण सेन ने अपने समय काल में एक नया संवत चलाया था। लक्ष्मण संवत ही बोलते हैं इसको, सेन वंश का राजा था। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के निर्माण के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, फिर आगे चलेंगे हम, कि राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के निर्माण के लिए, एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। क्या किया था? कौन से राजा ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान दिया था? बलोत्रा सिक्के आते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि बलोत्रा सिक्के किस राजा के उसमें राजवंश के शासनकाल में चलते थे? मिहिर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज III या जयसिंह सिद्धराज। ये चारों ही राजपूत राजा हुए हैं। मिहिर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज III या पृथ्वीराज चौहान जिसको कहा गया है, राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान है, उसको पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा भी बोला गया है कहीं कहीं पे। और या फिर ऑप्शन नंबर डी जयसिंह सिद्धराज। ये आपने बताना इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 89, इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज ने 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान दिया था एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक ग्रंथ गौड़वहो में किसके चरित्र का वर्णन है? पर एक प्राकृत भाषा के अंदर गौड़वहो नाम का ग्रंथ लिखा गया था प्राकृत भाषा में, ठीक है, तो उसमें किसके चरित्र का वर्णन है? चरित्र मतलब चरित्र का, किसके कैरेक्टर का वर्णन है? जैसे रामचरित्र लिखा गया राम के बारे में, ऐसे ही प्राकृत ग्रंथ लिखा गया था गौड़वहो जिसका नाम था, वो किसके चरित्र के बारे में वर्णन करता है?
कौन सा शासक का वर्णन करता है? ए भास्कर वर्मन, बी शशांक, सी वत्सराज, डी यशोवर्मन। आपने इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 90। इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, यशोवर्मन। यशोवर्मन के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है, हमें उसका चरित्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या मिलान वाला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, मिलान करना है आपने इसमें। एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके लेखकार दिए हुए हैं, ग्रंथ दिए हुए हैं। तो एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनकी लेखनी कृतियाँ। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है इसमें से? शूद्रक, बृहद कथा, बिल्हण, विक्रमांक देवचरित, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, मृच्छकटिकम, या गुणाढ्य का मतविलास प्रहसन। ये मतविलास प्रहसन वो है जिसमें साथियों बौद्धों का और कापालिकों का मजाक उड़ाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है जरा देखिए, फटाफट लगाइए साथियों, 30 सेकंड का समय है आपके पास। सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो अब देखते हैं साथियों, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथियों एक आसान ट्रिक क्या है कि मैं बताऊंगा। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ, राइट का आंसर बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है साथियों वो है कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले का तीसरा शूद्रक मृच्छकटिकम, बी का दूसरा बिल्हण विक्रमांक देवचरित, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखा था मतविलास प्रहसन, और गुणाढ्य का लिखा हुआ है बृहद कथा। इस प्रकार से मैच मेकिंग होगा ये आपका। विक्रमांक देवचरित, शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ पता होना चाहिए साथियों आपको, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी बोलते हैं, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है। बिल्हण ने लिखा था विक्रमांक देवचरित, महेंद्र वर्मन फर्स्ट का मतविलास प्रहसन नाम की बुक लिखी थी, और गुणाढ्य ने लिखा था बृहद कथा। क्लियर? आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। रानी रुद्रम्बा देवी निम्न में से किस राजवंश की थी? रुद्रम्बा देवी जो मध्यकाल में हुई थी ना साथियों, वो किस राजवंश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वारंगल के काकतीय, या मदुरई के पांड्य? अगर आपने मध्यकाल में अच्छे से पढ़ाया था, एकमात्र शासिका हुई दक्षिण भारत की जिसका नाम था रानी रुद्रम्बा देवी, तो कौन से राजवंश की थी ये बताना आपने। इसका राइट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं खास। इसका जो राइट आंसर था वो है वारंगल के काकतीय। वारंगल के काकतीय राजवंश की रानी थी रुद्रम्बा देवी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, जैसे कि हमारी बाहुबली देखी होगी साथियों ना आपने, ऐसे ही बाहुबली के समकालीन ही एक फिल्म भी बनी थी रुद्रम्बा देवी के नाम से। दक्षिण भारत की जो साउथ इंडियन की फिल्में होती हैं बहुत से लोगों को ने देखी होंगी, कम से कम बाहुबली तो देखी ही होगी। उसी के समकाल आई थी एक फिल्म रुद्रम्बा देवी, जो कि वारंगल आज के दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास जो है, आंध्र प्रदेश के पास में तेलंगाना है, उस समय का वारंगल, और आज का लगभग तेलंगाना और उसके आसपास का क्षेत्र जो है उस समय के वारंगल शासन के अंतर्गत आता था, वहाँ की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट साथ ही इनको अच्छे से देख लिया करो आप। किसने कहा था, हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है, इतिहास काल तथा तथ्यों के बीच अंतक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है।
इसको कई बार घुमा करके पूछा गया है कि किसने कहा था कि इतिहास जो है वो वर्तमान और अतीत के बीच का संवाद है। इस प्रकार से इसको कई बार पूछ लेते हैं। देखिए साथी, क्वेश्चन इतने डीपली और इतने बनाए जाते हैं ताकि क्या बोलते हैं, एस्पायरेंट्स जो है उनका टाइम लगे, इसलिए इतने डीप क्वेश्चन बनाए जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, घुमा फिरा करके बताए जाते हैं। ठीक है, तो 93 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। ए कॉलिंगवुड, बी डेविड थॉमसन, सी रोंके, या फिर डी E.H. कार। इसका जो राइट आंसर साथियों दे दिया होगा सभी ने, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी E.H. कार है इसका राइट आंसर जो है। क्लियर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया? ए बी कीथ, डी डी कौशाम्बी, एफ मैक्स मुलर, या आर पी चंदा। कहेंगे आर पी चांद भी मिलेगा इसका, आर पी चंदा या आर पी चांद एक ही बात है। तो जरा बताइए किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था, यानी कि मार्क्सवादी लेखन का भारतीय इतिहासकार पहला कौन सा था जिसने मार्क्सवादी राइटिंग्स की शुरुआत की थी भारत में, भारत के इतिहास के बारे से संबंधित राइटिंग्स लिखी? कम्युनिस्ट कह सकते हैं आप इसे। पहला कौन कम्युनिस्ट हिस्टोरियन था साधारण भाषा में बोले तो? इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी डी डी कौशाम्बी। डी डी कौशाम्बी जो थे, इन्होंने जो है ना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को लेकर के साथ बहुत काम किया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने। ठीक है, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखी उन्होंने। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का क्या बोलते हैं, स्थापनाकर्ता या पायोनियर जो है डी डी कौशाम्बी को माना गया। डी डी कौशाम्बी, उसके बाद बी बी लाल, और उसके बाद फिर आर एस शर्मा। ये 1 बाय 1 चले हुए हैं, मतलब पहले डी डी कौशाम्बी ने शुरुआत की, उसके बाद आपका बी बी लाल, और बी बी लाल के बाद आर एस शर्मा, जिसके कि आजकल आप 10+2 की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, NCERT पढ़ते हैं आर एस शर्मा की, वही आर एस शर्मा है ये। क्लियर, आगे चलते हैं। आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, दूसरे की तरफ चल रहे हैं अब हम। तो जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 95, रामचरित शीर्षक ग्रंथ किसने लिखा? रामचरित शीर्षक ग्रंथ जो था किसने लिखा? वाल्मीकि ने, कंबन ने, संध्याकर नंदी ने, या तुलसीदास ने? जरा बताइए। बहुत अच्छा, बहुत क्वेश्चन डीप अर्थ लिए हुए है, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का गलत होगा। तो रामचरित शीर्षक ग्रंथ जो लिखा था साथियों, वो लिखा था, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, संध्याकर नंदी ने। यहाँ पर 3 राम से संबंधित 3 चीज़ें आएंगी साथियों। देखिए, रामचरित जो है ना, वो पाल शासक जो रामपाल हुआ था ना, उसके बारे में लिखा था संध्याकर नंदी ने, उसका जीवन चरित्र लिखा था उसके बारे में। ठीक है, दोनों ही स्टोरियाँ एक साथ चलती हैं, भगवान श्री रामचंद्र की भी और राम की भी। संध्याकर नंदी ने रामपाल जो शासक था पाल राजवंश का, उसको राम के समान मान करके उसका जीवन चरित्र का निर्माण किया था। तो ये था। ठीक है, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। हाँ, तो साथियों मैं कह रहा था कि यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। क्या? एक, जो ये क्वेश्चन है इसके अनुसार, इसमें क्या था कि रामचरित जो लिखा था वो पाल शासक रामपाल के जीवन चरित्र पर लिखा था, लेखक संध्याकर नंदी ने। ठीक है, दूसरा है रामायण जो लिखी थी ना, वो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, और उसके बाद में मध्यकाल में तुलसीदास ने जो लिखी थी ना, वो लिखा था रामचरितमानस। भगवान राम के ऊपर रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने।
तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस। संध्याकर ने लिखा था रामचरित, और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण। तो तीन चीज़ें, तीनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर हो गया होगा आपका माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। द अर्बन डिके, द अर्बन डिके, द अर्बन डिके एवं शूद्राज इन एंशंट इंडिया नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिस्टोरियोग्राफी से संबंध रखता है साथियों। अर्बन डिके एवं शूद्राज इन एंशंट इंडिया बहुत आसान भी है देखा जाए तो। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी के साथ इसका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा होगा तो साथियों फिर पढ़ने की ज़रूरत है आपको, सिंपल सी बात है। या तो पहले पढ़ा होगा ना, तो फिर आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अभी भी कुछ नहीं, अभी भी समय है आपके पास। तो ऑप्शन है ए घोष, ए घोष मतलब अमलानंद घोष, और बी है BNS यादव, सी रोमिला थापर, डी RS शर्मा। किसने लिखी थी ये दो पुस्तकें? इनका राइटर्स का नाम बताना आपने। थर्टी सेकेंड का टाइम होता है साथियों आपके पास में। उन्हीं 30 सेकेंड्स के अंदर आपको इनके आंसर देने होते हैं। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर डी। एंड द अर्बन डिके और शूद्राज इन एंशंट इंडिया साथी, ये दो पुस्तकें जो लिखी थी RS शर्मा महोदय ने लिखी थी। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, तो खाली आपको याद ही करने पड़ेंगे साथियों, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो फिर दोबारा आ गया हिस्टोग्राफी का क्या, कि काव्यालंकार का लेखक कौन है? काव्यालंकार एक पुस्तक जो लिखी थी साथियों, वो किसने लिखी थी? कालिदास ने, अमर सिंह ने, सुबंधु ने, या वामन ने? ये बताइए किसने लिखी थी। इसका अगर संधि विच्छेद करें हम काव्यालंकार का, तो काव्य प्लस अलंकार होगा। काव्य प्लस अलंकार, इसका लेखक बताइए कौन है? कालिदास है, अमर सिंह है, सुबंधु है, या फिर वामन है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि कालिदास किसके समकालीन हुए थे, अमर सिंह किसके समकाल में हुए थे, सुबंधु किसके समकालीन हुए थे, और वामन किस शासक के समकालीन हुए थे। तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्वेश्चन नंबर 97 का वो है ऑप्शन नंबर डी, वामन। काव्यालंकार का लेखक कौन साथियों? वामन ने लिखा था इस काव्यालंकार को। हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन आया साथियों। भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो सबसे पहले आपको साथियों पता होना चाहिए भगवद गीता के अंदर कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, और उनके उसके अंदर फिर पर्व हैं। तो इसमें कौन से पर्व का भाग है? ये भगवद गीता जो है महाभारत के किस पर्व का भाग है? आदि पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व, या फिर शांति पर्व? इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो साथियों ऑप्शन नंबर सी, भीष्म पर्व। भगवद गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। क्लियर? और आगे देखते हैं। किस अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख है? गज सेना मतलब हाथी की सेना, गज सेना मतलब हाथी की सेना, एलिफेंट आर्मी। तो ए रुद्रदमन फर्स्ट है, ये रुद्रदमन नहीं है, रुद्रदमन, ठीक कर लीजिए इसको। रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन आपको पता होगा साथियों, रुद्रदमन फर्स्ट ने क्या बोलता आपको हर्षवर्धन को हरा दिया था।
तो रुद्रदमन फर्स्ट का जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, या एहोल अभिलेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख, या मंदसौर अभिलेख। किस अभिलेख में हर्ष की गद सेना का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, एहोल अभिलेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख, या मंदसौर अभिलेख। इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 99 का जो ऑप्शन नंबर है और राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में हर्ष की गद सेना को उल्लेख मिलता है साथियों। तो जरा बताइए, आपको एहोल अभिलेख बता दिया मैंने, इसमें पता होना चाहिए कि एहोल जो स्थान है वो कहाँ पर है। जूनागढ़ गुजरात में है। मंदसौर का पता होना चाहिए आपको, एहोल का पता होना चाहिए, जूनागढ़ का पता होना चाहिए। स्थान जहाँ जहाँ जो अभिलेख मिले ना, उन अभिलेखों का नामकरण उन्हीं स्थानों के आधार पर हुआ है ज़्यादातर मामलों में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ही आ गया ये तो यार। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख स्थित है, कहाँ स्थित है, किस स्टेट में है, आधुनिक किस आधुनिक प्रांत में है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो ज़रा बताइए, अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो मिल जाए, कोई ज़्यादा बड़ा कोई खास है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए सारे फिर मुश्किल होते हैं साथियों। जो जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनको पता लग जाएगा, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उन्हें भी पता लग जाएगा वो कितने पानी में है और उनको कितनी तैयारी और कितना ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्वेश्चन नंबर 100 का वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। दक्षिण भारत के कर्नाटका में एहोल नाम का स्थान है जहाँ पर पुलकेशिन II का अभिलेख मिलता है, जो कि संस्कृत में और चंपू शैली में लिखा हुआ पहला अभिलेख माना गया है। विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है ये। क्वेश्चन नंबर 101, 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर साथ कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? ए चंडेश्वर, बी लक्ष्मीधर, सी मेधातिथि, या डी गोविंदराज। इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीधर। इनमें थे धर्मशास्त्रकार गहड़वाल जो राजा जो था साथियों गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने एक पुस्तक लिखी थी कृत्यकल्पतरु के नाम से। वो जो कृत्यकल्पतरु नाम से जो पुस्तक लिखी गई है वो लक्ष्मीधर की रचना है। क्लियर? बेसिक से आप इनमें से नोट्स बना सकते हैं, अपने साथ साथ लिख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको लगते हैं वो आप नोट डाउन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया साथियों, ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है क्या कि पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता हैं, किसने लिखी थी द वंडर दैट वाज इंडिया? विलियम जोन्स, H विल्सन, H.T. कोलब्रुक का ना पूरा नाम H.T. कोलब्रुक है, A.L. या फिर A.L. बाशम। किसने लिखी थी? कौन राइटर का नाम बताना आपने यहाँ पर?
अद्भुत भारत, हिंदी में इस पुस्तक का नाम है अद्भुत भारत और इंग्लिश में है द वंडर दैट वाज इंडिया। हु वाज द राइटर ऑफ द वंडर दैट वाज इंडिया? विलियम जोन्स, H. विल्सन, H. कोलब्रुक एंड A. बाशम। कौन सा राइट आंसर है इसका, जरा बताइए। तो मैं बता देता हूँ साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A. बाशम। A. बाशम महोदय साथियों राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिया के ऊपर, द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत की। इन्होंने भारत की खूबियाँ बताई है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कि क्या क्या विशेषताएं हैं भारतीय सभ्यता समाज की। ऐतिहासिक पुस्तक बहुत अच्छी कृति है इनकी, राष्ट्रवादी लेखक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 क्या पूछता आपसे कि गोविंद चंद्र गहड़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ये तो मैं बता चुका यार, खैर कोई बात नहीं आप दोबारा बता सकते हो। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है सभी का सही हो जाएगा अभी तक की जो 103 क्वेश्चन जो हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन होगा जो सभी स्टूडेंट्स का ठीक होगा। तो गोविंद चंद्र गहड़वाल के मंत्री जो थे लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी उसके बारे में आपने बताना है। तो किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए है नवसासांक चरित, बी रामचरित, सी कृत्यकल्पतरु या डी कादम्बरी। तो इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर सी कृत्यकल्पतरु। कृत्यकल्पतरु नाम की जो पुस्तक लिखी थी वो साथियों गोविंद चंद्र गैडवाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने लिखी थी। ठीक है। रामचरित रामपाल के ऊपर लिखी गया जीवन चरित है। कादम्बरी जो साथियों हर्षवर्धन के समय काल में जो उसका लेखक हुआ था उसने कादम्बरी, और बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित लिखी थी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। मुजरुल जहाब के लेखक कौन था? तो जरा बताइए, राइटिंग्स पूछी जा रही है आपसे यहाँ पर, बुक्स की राइटर और राइटिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है कि मुजरुल जहाब का लेखक कौन था। ऑप्शन है ए अल मसूदी, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी अल उतबी या ऑप्शन नंबर डी इब्न हौकल। कौन सा राइट आंसर है इसका साथियों, आपने ही बताना है। मुजरुल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, अल बरूनी, अल उतबी या इब्न हौकल। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर 1 अल मसूदी। अल मसूदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है साथियों मुजरुल जहाब करके जो है ये। अल बरूनी की राइटिंग से आपको पता होगा क्या लिखा था उसने। अल उतबी की अलग है, इब्न हौकल की अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 105 आपके सामने ये है क्या कि चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण है। चक्रधारी विष्णु की जो आकृति है वो कहाँ पर, किसके सिक्कों पर छपी हुई है? चक्रधारी विष्णु की जो चित्रांकन है वो किस शासक के सिक्कों के ऊपर अंकित है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त II के सिक्कों पर, ऑप्शन नंबर बी हर्ष के सिक्कों पर, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर या ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। चक्रधारी विष्णु की आकृति
किसके ऊपर उत्कीर्ण है, छपी हुई है? चंद्रगुप्त II के सिक्कों पर, हर्षवर्धन के सिक्कों पर, कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर, या फिर स्कंदगुप्त के सिक्कों पर? आपने इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त II के सिक्कों पर। चंद्रगुप्त II के सिक्कों, चंद्रगुप्त II या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर चक्रधारी विष्णु क्या करती है? चक्रधारी विष्णु मतलब जैसे कृष्ण भगवान उंगली में चक्कर रखते हैं ना, ऐसे ही विष्णु चक्रधारी विष्णु क्या करती है उसके ऊपर उत्कीर्ण है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, क्या कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रशस्ति का मतलब होता है साथियों प्रशंसा में लिखा गया कोई लेखन। प्रशंसा में किसी राजा या किसी महान हस्ती के प्रशंसा में लिखा गया लेखन जो होता है उसे प्रशस्ति बोलते हैं। एक लेखन की विधा है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, हरिसेन, बी वीरसेन, सी बाणभट्ट, या डी वत्सभट्टी। किसने लिखा था मंदसौर प्रशस्ति? मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, वीरसेन ने, बाणभट्ट ने, या वत्सभट्टी ने? इसका जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है डी, वत्सभट्टी। वत्सभट्टी ने इसकी रचना की थी मंदसौर प्रशस्ति की। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, क्या कि मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किसके उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो बताइए किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? कहाँ से? जगह का नाम पूछा गया है कि मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें जो मिली हैं किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? कहाँ से मिली है हमें? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी गनेरीवाल, सी कैथा, डी बसाड़। तो जरा बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बसाड़। बसाड़ से हमें प्राचीन काल की मिट्टी की बनी हुई मोहरें मिलती हैं 274 जिनकी काउंटिंग है 274 मोहरें मिलती हैं, वो मिट्टी की प्राचीन कालीन मोहरें बसाड़ से मिलती है। तो ज़रा बताइए बसाड़ कहाँ पर स्थित है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया साथियों। क्या पूछता है कि महाभारत में जो लिखे हुए कुछ स्थान हैं उनका पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया? पुरातात्विक स्थल जो खुदाई के माध्यम से जो खोजे गए स्थल हैं वो उनका समीकरण जो आधुनिक स्थानों से मिलाया गया है वो किसने मिलाया? ऑप्शन नंबर ए HD सांकलिया महोदय, BB लाल, GR शर्मा, या अमलानंद घोष। किसने मिलाया था साथियों? ये आपने बताना है इसमें। महाभारत में लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किया गया है, किसने किया था? यानी कि महाभारत में जो स्थान आते हैं जैसे कि द्वारका है और बहुत सारे स्थल आते हैं, मथुरा है, द्वारका है, तो इन स्थलों का खुदाई के आधार पर आर्कियोलॉजिकल बेस पे एविडेंस प्राप्त करके उस समय का स्थान और आज का स्थान यही वो स्थान है। बहुत सारे स्थल ऐसे जो उन्होंने
आर्कियोलॉजी के माध्यम से, खुदाई करके माध्यम से पता लगाया है कि ये वो स्थान महाभारत कालीन स्थल है। तो उसमें 4 राइटर दे रखे हैं आपके सामने, बताइए कौन कौन से हैं। वो हैं ए एच डी सांकलिया, बी 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 लाल, सी जी आर शर्मा और डी अमलानंद घोष। कौन सा राइट आंसर है? आइए इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, क्वेश्चन नंबर 108 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, बीबी लाल। ठीक है, ये जो बीबी लाल मौजूद साथियों, मैंने अभी पहले बताया था आपको, लास्ट टाइम भी अभी क्वेश्चन भी आया था ये, कि बीबी लाल कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने मार्क्सवादी लेखन की शुरुआत की थी। तो बीबी लाल महोदय जो ये पहले इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने मार्क्सवादी इतिहास की शुरुआत की थी, व्याख्या की थी, मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या की थी भारतीय इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, और इन्होंने, मैंने बताया था आपको कि आर्कियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, खुदाई करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता लगाया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने। ठीक है, बीबी लाल ने, तो इन्होंने ही लिखा था महाभारत में लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किया है, बीबी लाल ने किया है। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कि अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? कि आगे जो लिखे हुए ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ जो लिखे हैं, उसमें राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन नंबर ए दीघ निकाय, ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त निकाय, या ऑप्शन नंबर डी मध्यम निकाय। दीघ निकाय का कहीं कहीं आपको दीर्घ निकाय भी मिलेगा, हालांकि दीघ निकाय है। दीघ निकाय प्राकृत लिपि पाली भाषा में दीघ निकाय बोलेंगे इसको। फिलहाल हमारे सामने नागरी लिपि में लिखा हुआ दीघ निकाय देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 109, इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दीघ निकाय या दीर्घ निकाय के अंदर हमें सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत मिलता है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत मिलता है। अगर सामाजिक अनुबंध राज्य की उत्पत्ति से संबंधित ये आधुनिक काल किस क्या बोलते हैं विदेशी इतिहासकार ने भी इसके ऊपर लिखा है। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो जो हुए थे विद्वान, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध के नाम से। वो बहुत पढ़ाई जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, अगर आप पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शब्दों में अर्थ छुपा हुआ है साथियों। क्या कि हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? हरिभद्र सूरी जो राइटर हुए थे, विद्वान हुए थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सम्रादित्य कथा का संबंध कहते हैं किस संप्रदाय से है? ए ब्राह्मण, बी बौद्ध, सी जैन, या डी आजीवक। किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं बताइए जरा। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, जैन। हरिभद्र सूरी की जो सम्रादित्य कथा का संबंध चाहती है वो जैन संप्रदाय से है। क्यों? क्योंकि हरिभद्र सूरी खुद भी जैन थे, जैन मुनि थे। देखिए साथ जिन भी विद्वानों के पीछे सूरी शब्द मिलेगा ना, वो ज़्यादातर जैन मिलेंगे आपको। हरिभद्र सूरी, विनय भद्र सूरी करके आता है जिक्र, और भी बहुत सारे वो राइटर क्या बोलते विद्वान हुए हैं, मध्यकाल में भी हुए हैं। ठीक है, तो उनका जो उल्लेख वो जो होते हैं सूरी नाम से, जिनका सरनेम सूरी होता है, वो जैन संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं
शेरशाह सूरी को भी जोड़ दोगे, नहीं, शेरशाह सूरी एक अलग था, आपको पता होगा, ठीक है ना। लेकिन हम विद्वानों की बात कर रहे हैं, राइटर्स और लेखकों की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर मामलों में जैन होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11111 यानी कि सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने। तो अब इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है। लैटिन भाषा में लिखा गया था, सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है। लैटिन भाषा का सबसे पहला लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, ये जो ग्रंथ लिखा गया था वो पहले लैटिन भाषा में लिखा गया, बाद में ट्रांसलेट होकर अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, क्योंकि उस समय साथियों इंग्लिश भाषा नहीं थी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इंग्लिश भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। ठीक है, तो लैटिन भाषा में ग्रंथ कौन सा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए नेचुरल हिस्टोरिका, ऑप्शन नंबर बी जियोग्राफी, सी द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, या इंडिका। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका जो लिखी गई थी साथियों प्लिनी ने लिखी थी ये। प्लिनी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, उसे बोला गया है नेचुरल हिस्टोरिका, प्राकृतिक इतिहास। नेचुरल हिस्टोरिका या हिस्टोरी कह सकते हैं आप, लैटिन भाषा में है ये। ठीक है, और क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है साथियों ये भी। संस्कृत पुराण एवं भगवद गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान यात्री कौन था। संस्कृत पुराण एवं भगवद गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन था। ए अलबरूनी, बी अलमसूदी, सी सुलेमान, या डी इब्न खुर्दब। कौन था इनमें से। इसका जो राइट आंसर है साथियों सबको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो पता होना चाहिए मिनिमम। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, सबको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। अलबरूनी मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल में आने वाला एक ऐसा यात्री था साथियों जिसने संस्कृत पुराण एवं भगवद गीता वगैरह का यानी कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक हिंद करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से ना केवल नेट में बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर बताइए जरा। युआन च्वांग यानी कि वेनसांग ने कितने अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है। वेनसांग ने कितने अशोक स्तंभों का उल्लेख किया ये बताना आपने। 6, 15, 10 या 8, कितने अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है वेनसांग ने। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए है साथियों, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर कल मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास साथियों ख़त्म करते हैं यहीं पर ही। आपने हमें बताना है कि आपके आज की क्लास में टोटल कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन थे और उसमें से आपने अटैम्प्ट किए कितने किए और उनमें से कितने आपके ठीक हुए। तो इससे आपको भी पता लग जाएगा और मुझे भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास अटेंड करने के लिए, और जय हिंद और जय भारत।